सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर हमारा 11 है, जंतुओं की संरचना एवं कार्य। और आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर को एंड। और हम लोगों ने हृदय तक पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र यानी कि जो हम लोग बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी अस्थियां होती हैं, यानी कि हड्डियां, जो भी अस्थियां होती हैं वो एक कठोर ढांचा होता है जो कि हमारे शरीर को क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। और वो अस्थियां जब आपस में बहुत सारी अस्थियां एक साथ मिल जाती हैं तो एक तंत्र का निर्माण करती हैं और वो तंत्र हमारा कहलाता है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र जो है वो क्या है? वो शरीर को सहारा देने का काम करता है, शरीर को एक आकार देने का काम करता है। और वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 हड्डियां होती हैं। और एक बच्चे में जो जब वह जन्म लेता है तो शुरू में 300 हड्डियां लगभग उसमें पाई जाती हैं। लेकिन फिर ये बाद में 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे शिशु में वृद्धि होता है, उसका आकार बड़ा होता है, तो कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं और ये 206 हड्डियां बन जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि हेडिंग डालेंगे हम लोग, और हेडिंग हमारा रहेगा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। क्या रहेगा बच्चा? कंकाल तंत्र। सबसे पहला कि कंकाल तंत्र। और ये जो होता है कंकाल तंत्र, मानव शरीर की अस्थियों से बना होता है। मानव शरीर की अस्थियों से बना होता है। अस्थियों को इंग्लिश में बोन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। अस्थियों से बना होता है, ठीक है। और ये अस्थियां जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये ये जो होती हैं मिलकर मिलकर कंकाल तंत्र बनाती है। कंकाल तंत्र बनाती है। और ये कैसी होती हैं? ये कठोर होती हैं। ये कैसा होता है? कठोर होता है। ये क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है, कठोर होता है। जब भी हम कभी अपनी हड्डियों को देखना चाहते हैं तो उसे देखने के लिए हमारे पास एक एक्सरे का मशीन होता है, जिसमें जब हम एक्सरे कराते हैं तो अपने क्या होता है कि अपनी हड्डियों को साफ साफ एक्सरे प्लेट में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वयस्क मनुष्य में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, परंतु मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु में 300 हड्डियां हड्डियां ठीक है, मानव शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। वृद्धि के साथ कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। वृद्धि के साथ क्या होता है कि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, सारा चीज आपको समझ में आ गया है, तो आप लोग एक बार, तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है।
अगर आपको साथ में नोट करने का मन है तो साथ में नोट कर सकते हैं, अगर आपको बाद में नोट करने का मन है तो आराम से पीडीएफ से नोट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं नोट करने का मन है तो पीडीएफ आपको मिल जाता है क्लास वाइज, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ जो सारी बातें आपको लिखाई जाती है यहाँ पे, सेम बातें वहाँ पे पीडीएफ में मिलता है आपको। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि कंकाल तंत्र का कार्य क्या क्या है। कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या है। कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या है। कंकाल तंत्र के कार्य, तो सबसे पहला काम कि कंकाल तंत्र का ये है कि जब तक वो हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारा शरीर क्या हो सकता है, हमारे शरीर को क्या होगा, सहारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि इससे कोई भी आकृति नहीं मिलेगी। अगर जब तक कंकाल तंत्र नहीं रहेगा हमारा शरीर एक मांस की लोथड़े की तरह दिखेगा। और दूसरा चीज कि अस्थियां जो होता है, अस्थियां जो होती हैं वो शरीर के कोमल अंग, जितने भी कोमल अंग है हमारे, जैसे कि खोपड़ी के अंदर जो हमारा मस्तिष्क होता है वो भी कोमल अंग है, और जो हमारा हृदय है वो भी एक कोमल अंग है। तो अस्थियां जो है वो कोमल अंगों को सुरक्षा देने का काम करता है। और तीसरी बात कि अस्थियों की मदद से हमारे शरीर में गति होती है। चौथी बात कि सबसे पहले हम लोग इन तीनों बातों को लिख लेते हैं कि पहला चीज क्या है, शरीर को आकार वो सहारा देती है। ठीक है, आकार और सहारा देने का काम कंकाल तंत्र का होता है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, ये भी इसका काम है कि शरीर के जितने भी कोमल अंग हैं वो उसका सुरक्षा करना। और तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है कि इसके मदद से शरीर में गति का होना, गति का होना, शरीर में गति का होना। गति का होना मतलब अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो उस चैप्टर का ही नाम है शरीर में गति होना। तो वहां पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपका जो होगा और भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे गति का मतलब मैं समझा देता हूँ कि मूवमेंट, जैसे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर अभी चल रहा हूँ तो इसको एक मूवमेंट बोलेंगे, इसको एक गति बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है कि क्या सिर्फ जब हम लोग चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या फिर टहल रहे होते हैं, क्या तभी उस व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा कि यह व्यक्ति के शरीर में गति हो रही है, या अगर वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो क्या उसके शरीर में गति नहीं हो रहा होता है। ये सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को अभी ये चैप्टर पढ़ना होगा। तो शरीर में गति का होना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, और शरीर को आकार व सहारा देना। ठीक, ये सभी काम कंकाल तंत्र का होता है। चौथा जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या है कि शरीर की जो लंबी अस्थियां होती हैं, शरीर की लंबी अस्थियां जैसे कि हाथ और पैर की हो गई। ठीक है, हाथ ये सभी क्या है, ये लंबी अस्थियां। ठीक है, तो इसके अंदर जो हड्डी होता है हमारा, जो अस्थि होता है, हड्डी को ही अस्थि बोलते हैं, तो ये क्या है, लंबा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इसका जो कैविटी होता है, यानी कि खाली स्थान जो होता है हड्डियों के बीच की लंबी अस्थियों की गुहा, मतलब कैविटी। भाई तुम लोग वो वाला मत समझ आना, ये यहाँ पे कैविटी की बात कर रहा है, यानी कि खोखलापन बोल सकते हैं हम लोग जो होता है। तो कैविटी जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का कोमल ऊतक पाया जाता है। ठीक है, कि गुहा में एक विशेष प्रकार का कोमल ऊतक पाया जाता है। कोमल
उत्तक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मेरु रज्जु, जिसे सॉरी जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अस्थि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, बोन MARROW मैरो कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। और बोन मैरो का क्या काम है, बोन मैरो का काम क्या है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण में यह सहायक होता है। अस्थि मज्जा का काम क्या है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो चौथा जो काम था कंकाल तंत्र का वो ये था कि शरीर में जितनी भी लंबी अस्थियां होती हैं, हाथ की हो गई या फिर हमारे पैर का हो गया, तो उसका जो कैविटी होता है यानी कि जो खोखलापन होता है हड्डियों के बीच, उसमें एक विशेष प्रकार का कोमल उत्तक पाया जाता है जिसे कि अस्थि मज्जा कहा जाता है। और अस्थि मज्जा का जो काम होता है वो होता है रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करना। तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तंत्रिका तंत्र। तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तंत्रिका तंत्र की ओर चलते हैं। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है और इसका काम क्या है। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में जितने भी क्रियाओं का संचालन होता है या फिर उसका नियंत्रण होता है, वो तंत्रिका तंत्र ही करने का काम करता है। जैसे कि जब हमारे शरीर में पाचन तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है या फिर श्वसन तंत्र होता है, इसको नियमित रूप से चलाने या फिर इसका कंट्रोल जो होता है वो मेन तंत्रिका तंत्र के पास होता है। इसे कैसे कंट्रोल करना है वो भी काम तंत्रिका तंत्र के पास ही होता है। यानी कि शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका तंत्र करता है। और तंत्रिका तंत्र के कुछ मुख्य भाग हैं, कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे कि हमारा मस्तिष्क हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा मेरु रज्जु हो गया जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं जो कि हमारा यहाँ पे पीठ में होता है, और तीसरा जो हो गया तंत्रिकाएं जिसे कि नर्व्स कहते हैं। तो ये सभी तीनों भाग मिलकर क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है तंत्रिका तंत्र में, और सभी प्रकार की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाता है, उसे निर्देशन देता है कि तुम्हें कैसे काम करना है, और क्या करता है, उसका नियंत्रण भी करने का काम करता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग लिखेंगे कि शरीर के सभी कार्यों का नियमित रूप से संचालन निर्देशन व नियंत्रण करता है। तो शरीर में जितने भी काम होते हैं उसको नियमित रूप से कराना और उसके संचालन और उसके निर्देशन, मतलब कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, और उसका नियंत्रण कितना होगा, कितने देर तक होगा, ये सभी काम किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। अब तंत्रिका तंत्र की मुख्य अंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो इसका मुख्य अंग है वो है मस्तिष्क, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग ब्रेन कहते हैं। ब्रेन
दूसरा जो मेन इसका पार्ट है वो है मेरु रज्जु, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और तीसरा जो है वह तंत्रिकाएं, जिसे कि इंग्लिश में नर्व्स कहते हैं, नर्व्स। तो ये तीन इसके मुख्य अंग हैं। ये क्या है, ये तीन इसके मुख्य अंग हैं। किसके, तंत्रिका, तंत्र के मुख्य अंग है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग है। यहां तक क्लियर है? आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, अब मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, यहाँ पे हम लोग मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका औसतन वजन 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है, यानी कि 1 किलोग्राम से 1.5 1 किलो 500 ग्राम तक का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मस्तिष्क का औसतन वजन 1 से 1.5 kg का होता है। और मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम में होता है, क्रेनियम में रहता है। अब ये क्रेनियम क्या है? क्रेनियम हमारी जो खोपड़ी है, और खोपड़ी क्या है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी है। बहुत सारी हड्डियां जब आपस में एक साथ मिल जाती हैं तो ये एक बॉक्स बनाती है। ऊपर से हड्डियां हैं, इसके भीतर मस्तिष्क है हमारा रखा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे कि क्रेनियम के अंदर ये सुरक्षित रखा हुआ है। तो उस सुरक्षित जगह को, उस बॉक्स को क्या बोलेंगे, जहाँ पे मस्तिष्क हमारा रखा होता है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। और क्रेनियम में रहने के, जब ये क्रेनियम में रहता है, क्रेनियम में रहने के बाद ही यह क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो क्रेनियम में इसका रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और क्रेनियम जो हड्डियां मिलके आपस में एक क्रेनियम बना रहा है, वो क्या है, वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आपस में हिल डुल नहीं सकता। बस हमारा एक निचला जबड़ा हिलता है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग, बोल सकते हैं, जिसके कारण खा सकते हैं, जिसके कारण पी सकते हैं। तो इन सभी में सिर्फ हमारा एक ही बोन हिल रहा होता है, जो कि निचला जबड़ा है हमारा। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं लिख देता हूँ कि तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं? पहला चीज कि पूरे शरीर में फैली रहती है, ठीक है। तंत्रिका जो क्या होता है, ये पूरे शरीर में क्या होता है, फैला रहता है। और इसका दूसरा काम क्या है कि ये जो है मस्तिष्क से संवेदनाएं प्राप्त करती है, ठीक है। ये इसका दो काम था, और उन संवेदनाओं को उन अंगों तक पहुंचाएगा जहां पे कि इन संवेदनाओं को लेके वहां तक पहुंचाएगा। फिर वो अंग जो होगा, ये जो भी मैसेज उसको देगा, उस अनुसार क्या करेगा, वो काम करेगा। तो यहाँ तक लिखिए मेरे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि और तंत्रिका तंत्र के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। क्या क्या कार्य तंत्रिका तंत्र का हो सकता है, जल्दी से आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका नोट डाउन हो गया होगा, अब हम लोग आगे चलते हैं।
हम लोग आगे चलते हैं। पर्यावरण में जब भी कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि मौसम परिवर्तन हो गया, गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, फिर गर्मी, या फिर जैसा भी जो भी परिवर्तन पर्यावरण में देखने को मिलता है हमें, उसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियां ये क्या होती है? तो हमारे शरीर में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन, जो कि बाहरी जो कि पर्यावरण परिवर्तन है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज हमारे पास कुछ उसको अनुभव करने के लिए कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पहला जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है? वो त्वचा है। त्वचा क्या करेगा? स्पर्श, यानी कि कोई जब हमें छूता है तो पता चल जाता है कि भाई किसी ने हमें क्या किया, टच किया। तो पहला चीज त्वचा हो गया हमारा, जो कि स्पर्श को करता है अनुभव। दूसरा चीज गर्मी को करता है अनुभव, दाब को अनुभव करता है, दर्द को अनुभव करता है। तो ये सभी परिवर्तन जो हो रहे हैं हमारे शरीर में, मतलब कि कभी कोई आके छू दे रहा है, कभी मौसम परिवर्तित हो जा रहा है, कभी गर्मी आ रही है, कभी ठंडी आ रही है, तो पता कैसे चलता है हमें? हमारे त्वचा के कारण। दूसरा कान, कान से हम लोग क्या करते हैं? सुन पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो सुनने के लिए हम लोग कान का उपयोग करते हैं। तीसरा आंख, आंख से क्या करते हैं? हम लोग अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं हम लोग। जैसे अभी ये लेक्चर चल रहा होगा, आप लोग इस लेक्चर को देख पा रहे होंगे। चौथा जो हमारा है नाक, नाक सांस लेने में मदद करता है। सांस लेने में तो मदद करता ही है, लेकिन ये क्या करता है? सूंघने में भी मदद करता है कि किसी भी वस्तु का जो है वो गंध कैसा है, सुगंध है या फिर दुर्गंध है, ये सभी चीजें हमें नाक से पता चलती हैं। पांचवा चीज जो है वो जीभ। जीभ क्या है? जीभ स्वाद लेने के काम में आता है। जैसे कि भोजन खट्टा है, भोजन मीठा है, भोजन तीखा है, भोजन नमकीन है, तो ये सभी चीजें हमें जीभ के कारण क्या होता है, पता चलता है। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं? विभिन्न परिवर्तनों को अनुभव कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पहला त्वचा हो गया, दूसरा आंख हो गया, तीसरा नाक हो गया, चौथा कान हो गया, और पांचवा जो हो गया वो जीभ हो गया। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। इन चीजों को क्या करना है? आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण में विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं। अब ज्ञानेंद्रियां जो है वो 5 होती हैं कुल। कितनी होती है? 5। पहला त्वचा, दूसरा आंख, तीसरा नाक, चौथा कान, पांचवा जीभ। सबसे बड़ी जो ज्ञानेंद्रिय है हमारे पास वो कौन सी है? हमारी त्वचा है, क्योंकि ये पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, ठीक। अब ज्ञानेंद्रियों का एक और भी काम है कि संवेदनाएं जो होता है, जो ये कलेक्ट करती है संवेदनाओं को, उसके बाद इसका काम क्या है? उसके बाद ये संवेदनाओं को ट्रांसफर करती है किसके पास? दिमाग के पास या तो मेरुरज्जु के पास। तो इसका एक और फंक्शन है कि ये क्या करेगी भाई? संवेदनाओं को क्या करती है कि मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु में भेजती
ठीक है। तो संवेदनाओं को क्या करती है, ज्ञान इंद्रियां मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु में भेजती है। तो ये क्या काम था, ये काम था तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले टॉपिक को चेंज करते हैं और देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, फटाफट हेडिंग लगाओ बच्चा, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, जिसे इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि उत्सर्जी पदार्थों को या फिर हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। यानी कि जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो जैसे कि भोजन करते हैं, तो पूरा भोजन का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता, उसका कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है जो कि शरीर के किसी काम का नहीं होता। वो पदार्थ अपशिष्ट हो गया, वो पदार्थ अब हमारे लिए हानि करेगा, तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को, इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि इन्हें बाहर निकालते रहता है समय समय पे। तो उस अंग को क्या कहा जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और जब उत्सर्जी अंग में भी क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे अंग होते हैं। जब वो सारे अंग आपस में मिल जाते हैं, एक साथ फंक्शन करते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, उत्सर्जी तंत्र कहा जाता है। यानी कि उत्सर्जी तंत्र जब बहुत सारा उत्सर्जी अंग एक साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है कि हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम है। ठीक, और यह प्रक्रिया जब अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जा रहा होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या करते हैं, बनाते हैं। यहां तक क्लियर है, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। और उत्सर्जी अंग जो होता है हमारा, उसका क्या काम होता है कि उत्सर्जी या हानिकारक जो पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर करने का काम करता है। ठीक है, बाहर करने का काम करता है। और यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक, जैसे कि अब कुछ उत्सर्जी पदार्थों का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे पहला
कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों द्वारा। दूसरा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम कौन करता है? फेफड़ों के द्वारा, यानी कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, तो सांस छोड़ने के क्रम में फेफड़ों के द्वारा यह क्या हो जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। अब कुछ अघुलनशील पदार्थ भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी में नहीं घुल पाते। अघुलनशील पदार्थ भी होते हैं। अघुलनशील पदार्थ हमारे शरीर से बाहर कैसे होगा? तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है जब आप लोग क्या कीजिएगा? मल का त्याग कीजिएगा। मल के साथ, तो मल के साथ ये निकल जाएगा। आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। तो फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या है? मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी पदार्थ मतलब कि मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी पदार्थ मूत्र होता है, यानी कि जिसे कि हम लोग इंग्लिश में यूरिन कहते हैं, यूरिन कहते हैं, वो होता है। ठीक है, मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उसका मूत्र होता है, यूरिन होता है, और ये जो होता है मूत्र तंत्र के द्वारा बाहर होता है। मूत्र तंत्र के द्वारा बाहर होता है। ठीक है, बाहर होता है। मूत्र तंत्र के द्वारा क्या होता है? बाहर होता है। अब मूत्र तंत्र बनता कैसे है भैया? तो इसमें क्या होते हैं? इसको बनाने के लिए दो वृक्क, जिसे कि इंग्लिश में किडनी कहा जाता है, दो किडनी होता है, यानी कि एक जोड़ा किडनी होगा, दो यूरेटर होगा, दो मूत्र वाहिनी, जिसे कि इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। ठीक है, दो यूरेटर होता है और मूत्र वाहिनी, और क्या होता है? दो यूरेटर होता है और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और वो मूत्र मार्ग, जिसे कि इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। तो ये सभी मिलके क्या करते हैं? मूत्र तंत्र को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यहां से एक बार फिर समझ लो कि जब भी उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाएगा, उसको निकालने के लिए कुछ अंग इस प्रक्रिया में मदद कर रहे होंगे, और उन अंगों को क्या कहा जाएगा? वो सारे आपस में जब अंग मिल जाते हैं, मिलके काम करते हैं, तो उसे एक तंत्र बोला जाता है, और वो उस तंत्र का नाम है उत्सर्जन तंत्र। दूसरी बात कि यह प्रक्रिया जब हो रही होती है कौन सी प्रक्रिया? जब भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा निकाला जाता है, और कुछ अघुलनशील पदार्थ भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसे कि मल के साथ बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी तंत्र मूत्र होता है, जो कि समय समय पर बाहर निकाला जाता है, जो कि मूत्र तंत्र के द्वारा बाहर किया जाता है। और मूत्र तंत्र बनाने में दो वृक्क, एक दो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग का योगदान होता है। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और एक वयस्क मनुष्य क्या करता है, 1 से 1.55 लीटर मूत्र प्रतिदिन बाहर निकालता है। तो यहां तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलते हैं जनन तंत्र पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस पूरे चैप्टर का। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो गया है, और हम लोग चलते हैं आगे, जिसे कहते हैं इंग्लिश में भैया जनन तंत्र। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है, और उसके बाद इस चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा, यानी कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी यहाँ पे आपको पढ़ना है जनन तंत्र के बारे में। वैसे तो ये पढ़ने में बहुत मजा आता होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र जनन तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि जनन। सबसे पहले जनन क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए, जनन का मतलब हुआ कि जब कोई भी सजीव अपने जैसे सजीवों को जन्म देता है, अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रजनन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जनकों द्वारा, और वो जनक एनिमल भी हो मतलब एनिमल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जंतुओं के, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं मनुष्य के बारे में। ठीक है, तो जनकों द्वारा अपने जैसे नए जीवों को जन्म देना, नए जीवों को जन्म देना, जनकों द्वारा अपने जैसे नए जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जब जनक अपने जैसे नए जीवों को जन्म देगा, तो इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। अब जनन के फायदे क्या हैं, जब भी जनन होगा, जब नए जीव क्या होंगे, धरती पे आएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि इनकी संख्या में वृद्धि होती है। जनन जब जब होता है तो संख्या में वृद्धि होती है, और प्लस में जब संख्या में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा कि वह जीव, संख्या में वृद्धि प्लस में जीव विलुप्त नहीं होता, विलुप्त नहीं होता है, जीव विलुप्त नहीं होता है। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को कि संख्या में वृद्धि हो जाती है जनन के कारण, और जीव विलुप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष जननांग की, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो पुरुष का जो प्रमुख जनन अंग होता है उसे क्या बोलते हैं कि पुरुष का प्रमुख जनन अंग वृषण, जिसे कि इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है, टेस्टिस। ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। उसे हम लोग इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, और टेस्टिस ही जो होता है वो पुरुष का क्या होता है, प्रमुख जनन अंग होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में। ठीक है,
ये संख्या संख्या में दो होते हैं, संख्या बराबर इनकी दो होती है, ठीक है। संख्या कितनी होती है? दो होती है। ये क्या किस चीज का उत्पादन करता है? तो शुक्राणु का उत्पादन करता है, जिसे कि मेल गैमेट कहा जाता है। तो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसे कि इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। तो वृषण जो है वो संख्या में दो होते हैं और शुक्राणु बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है कि वृषण कोश में शरीर के बाहर होता है। वृषण कोश में मतलब यह वृषण कोश या वृषण कोश में स्क्रोटल सैक, एस स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक में ठीक है, स्क्रोटल सैक में क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि वृषण कोश होता क्या है। तो त्वचा की बनी थैली सी संरचना, त्वचा की थैली सी थैली सी संरचना होती है, जिसे कि स्क्रोटल सेक कहा जाता है। तो ये था हमारा पुरुष जननांग के बारे में कि पुरुष का जो प्रमुख जननांग होता है उसे वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये संख्या में दो होते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि शुक्राणु बनाते हैं, जिसे कि मेल गैमेट कहा जाता है। और ये जो है वृषण कोश के बाहर शरीर के बाहर होता है। और वृषण कोश क्या होता है? वृषण कोश त्वचा की बनी थैली होती है, जो कि शरीर के बाहर होती है, और उसी में हमारा दोनों का दोनों वृषण पाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग स्त्री का प्रमुख जनन अंग, जिसे कि अंडाशय कहा जाता है। उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे एंड। तो आपका हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्त्री जनन अंग की। तो बात कर लेते हैं कि जैसे पुरुष का प्रमुख जनन अंग था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्री का प्रमुख जनन अंग अंडाशय, जिसे कि इंग्लिश में ओवेरी कहा जाता है, अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। अब ये जो है संख्या में कितने होते हैं? तो ये भी संख्या में दो होते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है? संख्या बराबर दो होती है मेरे बच्चे, संख्या बराबर दो होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो ये स्थित कहाँ पे होता है? तो उदर के नीचे। कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है? उदर के निचले निचले भाग में स्थित होता है, ठीक है। उधर के निचले भाग में स्थित होता है, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें, जैसे कि वहां पे मैंने आपको बताया कि जब भी होता है फॉर्मेशन, तो पुरुष के वृषण द्वारा क्या होता है? वहां पे शुक्राणु बन रहा होता था, लेकिन यहाँ पे मादा जनन कोष, जिसे कि अंडाणु कहते हैं, वो बनता है। तो इसमें मादा जनन कोष, इसमें मादा जनन कोष, जिसे कि भैया
अंडाणु ओवम ओवम बनता है। इसमें अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा स्त्री जननांग के बारे में। अब इसी में एक और टर्म आता है हमारा जायगोट, जिसे कि इंग्लिश में युग्मनज कहा जाता है, हिंदी में युग्मनज कहा जाता है, इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। युग्मनज क्या होता है, युग्मनज, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं ZYGOT, जायगोट। जायगोट क्या होता है कि जब एक शुक्राणु प्लस एक अंडाणु, क्या होता है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। जब मिल जाता है, ठीक, एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब आपस में मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, एक युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग जायगोट कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ये इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ये जो क्रिया होता है, इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। यह क्रिया निषेचन कहलाती है, निषेचन कहलाती है, जिसे कि फर्टिलाइजेशन यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और युग्मनज जो होता है वो क्या होता है, समय के साथ अनेक बार विभाजित होकर भ्रूण, अनेक बार विभाजित होकर भ्रूण, यानी कि EMBRYO, इम्ब्रियो बनाता है, अनेक बार विभाजित होकर इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो स्त्री जनन अंग के बारे में दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब इम्ब्रियो क्या होता है भैया, इम्ब्रियो यानी कि ये भ्रूण जो होता है वो 9 महीने तक गर्भाशय में विकसित होता है, गर्भाशय में, और उसके बाद मानव शिशु में जन्म लेता है, ठीक है, मानव शिशु में क्या करता है, जन्म लेता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, और ये चैप्टर हमारा एंड होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि स्त्री का प्रमुख जनन अंग जो होता है अंडाशय होता है, जो कि ओवम जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। ओवम में संख्या में 2 होते हैं, इसमें मादा जनन कोष बनता है जिसे कि अंडाणु कहते हैं, और ओवम बनता है। और ये इसका जो लोकेशन है वो उधर के निचले हिस्से में होता है, ठीक है, स्थित होता है। जायगोट जो होता है वो क्या होता है, जब एक अंडाणु और एक शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं अच्छी तरीके से तो एक जायगोट बनता है, जिसे कि इंग्लिश में युग्मनज कहते हैं। और जब एक अंडाणु और एक शुक्राणु आपस में मिल रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और युग्मनज जो होता है अनेक बार विभाजित होता है, बहुत सारे बार विभाजित होता है और एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसे कि भ्रूण कहते हैं हम लोग। और भ्रूण क्या होता है कि 9 महीने तक गर्भाशय में विकसित होता है, ठीक, ये भी लिख ही देता हूं मैं, थोड़ा सा छोड़ दूं, गर्भाशय में विकसित होता है, 9 महीने तक गर्भाशय में विकसित होता है, उसके बाद क्या होता है, मानव शिशु में जन्म लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, ये सारी चीजें आपके चैप्टर के बारे में थी, और इस चैप्टर हमारी तरफ से एंड होता है। अब आपका काम यहाँ से बचता है कि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखना, और चैप्टर नंबर 12 जो होगा उसे भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे, जो कि है शरीर में गति। वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि बाह्य गति होता क्या है, गति और कौन कौन से हमारे शरीर में
कंकाल तंत्र की वजह से क्या गति हो सकता है, मांसपेशियों की वजह से क्या गति हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने साथ-साथ में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से देख के लिख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। और हमारे जितने भी सोशल अकाउंट हैं आपको चैनल के अबाउट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। आप अपने डाउट वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, लव यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ओके बाय।